दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लास्ट स्टॉप हॉरर पर। दिल्ली के हाईवे अपनी रफ्तार और चमक धमक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन्हीं रास्तों से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो ड्राइवरों के पसीने छुड़ा देती हैं। यहाँ एक चर्चित लोक कथा, अर्बन लेजेंड पर आधारित कहानी है। दिल्ली जयपुर हाईवे NH-48 का साया। ये बात करीब 2 साल पुरानी है। राहुल अपनी नई कार से जयपुर से दिल्ली लौट रहा था। रात के करीब 2 बज रहे थे और हाईवे बिल्कुल सुनसान था। कोहरा हल्का हल्का छाने लगा था। वो अजीब औरत। धारूहेड़ा के पास राहुल को सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और वो लिफ्ट के लिए हाथ दे रही थी। राहुल ने सोचा कि इतनी रात को कोई अकेली महिला यहाँ क्या कर रही है, लेकिन डर के मारे उसने गाड़ी नहीं रोकी और रफ्तार बढ़ा दी। रूह कंपा देने वाला मंजर। राहुल ने शीशे रियर व्यू मिरर में देखा तो वो औरत वहीं खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसने सामने सड़क पर नजर डाली उसके होश उड़ गए। वही औरत अब उसकी गाड़ी के ठीक 100 मीटर आगे सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। राहुल ने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी चीखती हुई रुकी। जब धुआं छटा तो सामने कोई नहीं था। राहुल का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है। खिड़की पर दस्तक। जैसे ही राहुल ने फिर से गाड़ी स्टार्ट की, उसे अपनी दाहिनी खिड़की ड्राइवर साइड विंडो पर एक खटखटाहट सुनाई दी। उसने गर्दन घुमाई तो देखा कि वही औरत खिड़की से चिपकी हुई थी। उसका चेहरा पीला था और आंखों की जगह सिर्फ गहरा अंधेरा था। वो बिना आवाज किए बुदबुदा रही थी, मुझे भी साथ ले चलो। राहुल ने बिना पीछे देखे एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। वो तब तक नहीं रुका जब तक उसे दिल्ली का कोई पेट्रोल पंप नहीं दिख गया। चेतावनी। दिल्ली के पुराने ड्राइवरों का कहना है कि अगर रात में इन रास्तों पर कोई अकेला लिफ्ट मांगे तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। राहुल का शरीर पसीने से तरबतर था। उसने पंप के कर्मचारी से पानी मांगा और अपनी कार के पिछले हिस्से की ओर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद वो कोई लुटेरा था या उसका मतिभ्रम। जैसे जैसे वो दिल्ली की सीमा में घुसा और अपने घर द्वारका की ओर बढ़ा, उसे गाड़ी के अंदर एक अजीब सी महक आने लगी। वो महक गीली मिट्टी और पुराने मरे हुए फूलों जैसी थी। पीछे वाली सीट का राज। राहुल ने कार का म्यूजिक तेज कर दिया ताकि डर कम हो सके। तभी उसने गाड़ी के बीच वाले शीशे रियर व्यू मिरर में कुछ देखा। पीछे वाली सीट पर जो खाली होनी चाहिए थी, वहां एक धुंधली सी परछाई बैठी थी। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी, लेकिन जैसे ही उसने वापस सड़क पर ध्यान लगाया, उसे महसूस हुआ कि उसकी गर्दन के पास कोई ठंडी सांस छोड़ रहा है। बंद घड़ी और वो आवाज। अचानक राहुल की कार का डिजिटल क्लॉक 2:44 पर रुक गया। कार की लाइटें टिमटिमाने लगीं। तभी एक फटी हुई धीमी आवाज उसके कान के बिल्कुल पास गूंजी, तुमने मुझे बिठाया नहीं तो मैं खुद ही आ गई। राहुल ने घबराकर स्टीयरिंग से हाथ छोड़ दिए। गाड़ी सड़क किनारे एक डिवाइडर से जा टकराई। सुबह का सन्नाटा। अगली सुबह पुलिस को राहुल की कार लावारिस हालत में मिली। गाड़ी का दरवाजा खुला था और राहुल अंदर बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, वो सफेद साड़ी वाली औरत मेरे साथ घर आई है। डॉक्टरों ने इसे शॉक बताया, लेकिन जब पुलिस ने राहुल की कार की जांच की तो उन्हें पिछली सीट पर गीली मिट्टी के पैरों के निशान मिले और एक पुराने जमाने का पीतल का सिक्का जो दशकों पहले चलन से बाहर हो चुका था। राहुल अपने बेडरूम में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो आंखें बंद करता, उसे वही 2:44 का समय याद आ जाता। घर के सारे शीशे अचानक धुंधले होने लगे थे, जैसे उन पर किसी ने ठंडी सांसें छोड़ी हों। सीसीटीवी का खौफनाक सच। आधी रात को राहुल की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली, जैसे कोई फर्श पर नंगे पैर चल रहा हो। उसने अपने फोन पर घर के लिविंग रूम का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। जो उसने देखा उसका खून जम गया। स्क्रीन पर राहुल सोफे पर बैठा दिख रहा था, जबकि वो बेडरूम में था, और उसके ठीक पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। वो अपने लंबे नाखूनों से राहुल के बाल संवार रही थी। तभी अचानक स्क्रीन वाली औरत ने कैमरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। आखिरी सामना। राहुल डर के मारे चिल्लाता हुआ हॉल की तरफ भागा। वहां कोई नहीं था। उसने मुख्य दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया था। तभी किचन से उसे गुनगुनाने की आवाज आई। वो धीरे धीरे वहां पहुंचा। उसने देखा कि गैस चूल्हा अपने आप जल रहा है और उस पर मिट्टी के सिक्कों का ढेर लगा हुआ है। दीवार पर खून जैसी लाल स्याही से लिखा था, सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। वो एक निशान। राहुल ने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, तुम क्या चाहती हो? तभी उसके कान में वही ठंडी आवाज आई, मुझे बस उस हाईवे से दूर जाना था, शुक्रिया। अचानक घर की सारी लाइटें तेज धमाके के साथ फूट गईं। जब राहुल ने अपने हाथ में टॉर्च जलाई तो घर बिल्कुल शांत था।
अगले दिन राहुल ने अपनी शर्ट उतारी तो देखा कि उसकी पीठ पर मिट्टी का एक हाथ का निशान छपा हुआ था जो जलने के घाव जैसा लग रहा था। वो औरत तो चली गई थी, लेकिन वो अपनी मौजूदगी का एक ऐसा निशान छोड़ गई थी जो कभी नहीं मिटने वाला था। दिन बीतते गए, लेकिन राहुल की जिंदगी सामान्य नहीं हुई। उसकी पीठ पर बना वो मिट्टी का निशान धीरे धीरे गहरा और गहरा होने लगा। अजीब बात यह थी कि जब भी रात के 2:44 बजते, वो निशान गीला हो जाता और उससे वही पुरानी सड़ी हुई फूलों की महक आने लगती। पुराने रिकॉर्ड्स का सच। राहुल ने इस रहस्य को समझने के लिए उस हाईवे के पुराने इतिहास को खंगालना शुरू किया। उसे एक पुरानी अखबार की कतरन मिली जो 1970 की थी। खबर पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस समय ठीक उसी जगह जहां राहुल ने उस औरत को देखा था, एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक महिला अपनी शादी का जोड़ा पहनकर अपने पति के साथ दिल्ली आ रही थी। उसकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मारी और वो महिला सड़क किनारे गीली मिट्टी में दब गई थी। वो तब तक जिंदा थी जब तक कि किसी ने उसे बाहर निकालने के बजाय उसका कीमती पीतल का हार और सिक्के नहीं लूट लिए। वो गायब रूह। राहुल को समझ आ गया कि वो औरत उसे मारना नहीं चाहती थी, बल्कि वो कुछ वापस मांग रही थी। तभी राहुल को याद आया कि उसकी कार के डैशबोर्ड में वो पुराना पीतल का सिक्का अभी भी रखा है जो पुलिस को मिला था। जैसे ही उसने वो सिक्का हाथ में लिया, उसके घर के सारे आईने चटक गए। कमरे के कोने से एक साया उभरा। इस बार वो औरत डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी आंखों में गहरा दर्द था। शांति का रास्ता। बिना डरे राहुल ने वो सिक्का अपनी हथेली पर रखा और कहा, ये तुम्हारा है। मुझे माफ कर दो कि मैं उस रात डर गया था। एक ठंडी हवा का झोंका आया और राहुल की हथेली से वो सिक्का गायब हो गया। वो परछाई धीरे धीरे धुंधली हुई और एक आखिरी बार मुस्कुराकर हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह जब राहुल उठा तो उसकी पीठ का वो निशान पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसने अपनी कार बेच दी और कसम खाई कि वो कभी भी रात के समय उस हाईवे से नहीं गुजरेगा। जैसे ही राहुल अपने घर के गेट पर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी कार, जिसे उसने बेचने का मन बना लिया था, पूरी तरह से गीली मिट्टी और कीचड़ से ढकी हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि पिछले 3 दिनों से दिल्ली में बारिश भी नहीं हुई थी। वो कॉल जिसने सब बदल दिया। तभी राहुल के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक बूढ़े आदमी की कांपती हुई आवाज थी। बेटा, क्या तुम वही हो जिसने NH-48 पर उस सिक्के को पाया था? वो आदमी उस इलाके का एक रिटायर्ड पुलिस अफसर था। उसने राहुल को बताया कि 1970 के हादसे में वो औरत अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका छोटा बच्चा भी था जिसका शव कभी नहीं मिला। वो औरत सालों से हाईवे पर इसलिए भटक रही है क्योंकि उसे अपने बच्चे की निशानी और इंसाफ की तलाश है। डैशबोर्ड का दूसरा रहस्य। राहुल भागकर अपनी कार के पास गया। उसने डैशबोर्ड को फिर से टटोला। जहां सिक्का रखा था, वहां अब एक छोटी सी सोने की बच्चे की घुंघरू पड़ी थी। उसे छूते ही राहुल के दिमाग में एक दृश्य कौंध गया। वो एक्सीडेंट का मंजर, जहां ट्रक वाले ने लाशों को सड़क किनारे एक पुराने कुएं में फेंक दिया था। वो कुआं आज भी उसी हाईवे के एक ढाबे के पीछे मौजूद था। आखिरी सफर। राहुल उसी वक्त गाड़ी लेकर उस पुराने ढाबे की ओर निकला। रात के वही 2:44 हो रहे थे। जैसे ही वो ढाबे के पास पहुंचा, उसे वही औरत सड़क किनारे खड़ी दिखी। इस बार उसने लिफ्ट नहीं मांगी, उसने बस एक तरफ इशारा किया, वो पुराना खंडहर हो चुका कुआं। राहुल जब वो घुंघरू उस कुएं में डाल दी और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, अचानक कुएं से एक तेज रोशनी निकली और उसे एक छोटे बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो औरत, जो सालों से एक खौफनाक साया बनी हुई थी, अब एक चमकते हुए साये में बदल गई और आसमान की ओर ओझल हो गई। आज की हकीकत। राहुल अब उस हाईवे से डरता नहीं है। उसने उस ढाबे के पास एक छोटा सा मंदिर और प्याऊ बनवा दिया है। ट्रक ड्राइवर कहते हैं कि अब वहां कोई डरावनी औरत नहीं दिखती, बल्कि कभी कभी रात में वहां से गुजरने वालों को एक सुकून भरी ठंडी हवा महसूस होती है। कहानी का संदेश। हर भटकती रूह बुरी नहीं होती, कुछ सिर्फ अपनी अधूरी दास्तान सुनाना चाहती हैं। राहुल अब शांति से अपनी जिंदगी जी रहा था। मंदिर बनवाने के बाद उसे लगा कि उसने उस रूह को आजाद कर दिया है। लेकिन एक रात जब वो गहरी नींद में था, उसे फिर से वही 2:44 पर अपने कमरे में ठंडक महसूस हुई। उसकी आंखें खुली तो देखा कि उसके बिस्तर के पास वही औरत खड़ी थी। पर इस बार उसका चेहरा भयानक नहीं था। वो बिल्कुल वैसी दिख रही थी जैसी वो अपनी मौत से पहले रही होगी। सुंदर, शांत और आंखों में ममता। एक आखिरी इशारा। उसने अपनी उंगली से राहुल के माथे को छुआ। राहुल को एक विजन दिखा। उसने देखा कि जिस ट्रक ने उस रात एक्सीडेंट किया था, उसका ड्राइवर आज भी जिंदा है, और वो कोई और नहीं बल्कि वही रिटायर्ड पुलिस अफसर है जिसने राहुल को फोन किया था। उस अफसर ने उस रात लूट के लालच में सबूत मिटाए थे और खुद को बचाने के लिए कहानी बदल दी थी।
वो फ़ोन राहुल को मदद करने के लिए नहीं, बल्कि ये जानने के लिए किया गया था कि राहुल को कितना पता है। इंसाफ की रात। राहुल को समझ आ गया कि वो औरत अभी भी पूरी तरह शांत क्यों नहीं हुई थी। उसे इंसाफ चाहिए था। अगले दिन राहुल उस अफसर के घर पहुंचा, लेकिन वहां का मंजर देखकर वो सुन रह गया। वो अफसर अपने कमरे में मृत पाया गया था। उसके गले पर मिट्टी के हाथों के निशान थे और उसके हाथ में वही पीतल का सिक्का था जो राहुल ने कुएं में विसर्जित किया था। कमरे की दीवार पर लिखा था, हिसाब बराबर हुआ। हाईवे का नया मोड़। पुलिस ने इसे हार्ट अटैक माना, लेकिन राहुल जानता था कि क्या हुआ था। वो समझ गया कि उस रूह ने उसे सिर्फ एक जरिया बनाया था ताकि वो अपने कातिल तक पहुंच सके। आज भी जब कोई रात के सन्नाटे में NH-48 से गुजरता है तो उसे सड़क किनारे कोई औरत खड़ी नहीं मिलती। लेकिन कहते हैं कि अगर आपकी नीयत साफ नहीं है और आप उस रास्ते से गुजरते हैं तो आपकी गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम अपने आप चालू हो जाता है और उसमें से एक बच्चे के हंसने की आवाज आने लगती है, एक चेतावनी की तरह। उपसंहार। राहुल ने दिल्ली छोड़ दी और पहाड़ों में रहने चला गया। वो जान गया था कि कुछ सफ़र कभी खत्म नहीं होते, वे बस अपना रूप बदल लेते हैं। हाईवे की वो हॉरर स्टोरी अब एक लोक कथा बन चुकी है, जो आने जाने वाले ड्राइवरों को याद दिलाती है कि सड़क पर सिर्फ गाड़ियां नहीं, कभी-कभी अतीत भी चलता है। राहुल का बेटा अयान अब 21 साल का हो चुका था। वो अपने दोस्तों के साथ रोड ट्रिप पर निकला था। राहुल ने उसे लाख मना किया था कि रात के समय दिल्ली जयपुर हाईवे से मत गुजरना, लेकिन आज की पीढ़ी इन सब बातों को अंधविश्वास मानती है। वही रात, वही घड़ी। अयान की कार ठीक उसी मोड़ पर पहुंची जहां दशकों पहले उसके पिता के साथ वो घटना हुई थी। घड़ी में फिर से वही मनहूस वक्त हुआ, रात के 2:44। कार का इंजन अचानक घुरघुराया और बंद हो गया। अयान ने बोनट खोलकर देखा तो वहां पर कुछ भी खराबी नहीं थी। तभी उसके एक दोस्त ने चिल्लाकर कहा, अयान पीछे देख। वो वापस आ गई। सड़क के बीचों बीच वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, पर इस बार वो लिफ्ट नहीं मांग रही थी। वो धीरे धीरे कार की ओर बढ़ रही थी। अयान के दोस्त डर के मारे जम गए थे, लेकिन अयान को डर नहीं लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उसे पहले से जानता हो। वो औरत कार के करीब आई और अयान के चेहरे पर हाथ रखा। उसकी छुअन ठंडी नहीं बल्कि अजीब सी गर्म थी। उसने अयान के गले में एक धागा बांधा जिसमें वही पीतल का पुराना सिक्का लटका हुआ था। रूह की रक्षक। तभी झाड़ियों से कुछ नकाबपोश लुटेरे निकले, जिनके हाथों में कुल्हाड़ियां और कट्टे थे। वे अयान और उसके दोस्तों को लूटने के इरादे से आए थे। जैसे ही लुटेरे करीब आए, वो औरत चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के पेड़ों के पत्ते झड़ गए। लुटेरों ने देखा कि वो औरत जमीन से ऊपर हवा में उठ रही है और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। वे अपनी जान बचाकर वहां से ऐसे भागे जैसे उन्होंने साक्षात यमराज को देख लिया हो। अंतिम विदाई। अयान को समझ आ गया कि ये औरत उसके परिवार की दुश्मन नहीं बल्कि रक्षक यानी गार्जियन बन चुकी थी। राहुल ने जो उसकी रूह को सम्मान दिया था, वो उसका कर्ज उतार रही थी। उसने अयान के कान में फुसफुसाया, अपने पिता से कहना, अब मैं शांत हूं। अगले ही पल वो धुएं की तरह गायब हो गई। कार अपने आप स्टार्ट हो गई। अयान ने उस पीतल के सिक्के को एक फ्रेम में जड़वाकर अपने ड्राइंग रूम में लगा दिया। उसे लगा कि अब वो रूह शांत है, लेकिन एक रात दिल्ली में जबरदस्त तूफान आया। बिजली कड़की और अयान के घर की सारी लाइट्स चली गईं। अचानक उसे मुख्य दरवाजे पर 3 बार दस्तक सुनाई दी। ठक ठक ठक। वो अजनबी मुसाफिर। अयान ने दरवाजा खोला। सामने एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, जिसके कपड़े फटे हुए थे और वो पूरी तरह कीचड़ में सना था। उसकी आंखें सफेद मोतियाबिंद से ढकी थीं, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। उसने कहा, बेटा, क्या मुझे वो सिक्का वापस मिल सकता है? मुझे अपना सफर पूरा करना है। अयान चौंक गया। उसने पूछा, आप कौन हैं और आपको इस सिक्के के बारे में कैसे पता? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही ट्रक ड्राइवर हूं जिसने 1970 में उस औरत को टक्कर मारी थी। सब समझते हैं कि मैं मर गया, पर मैं मरा नहीं था। उस रूह ने मुझे मरने की इजाजत ही नहीं दी। मैं 50 सालों से जिंदा लाश बनकर भटक रहा हूं, क्योंकि मेरा हिसाब अभी भी अधूरा है। सिक्के का असली सच। अयान ने कांपते हाथों से वो फ्रेम उतारा
और सिक्का उस बूढ़े को दे दिया। जैसे ही बूढ़े ने सिक्के को छुआ, कमरे का तापमान एकदम गिर गया। दीवार पर टंगी राहुल की तस्वीर अपने आप सीधी हो गई। तभी अंधेरे से वही सफेद साड़ी वाली औरत प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके हाथ में एक छोटे बच्चे का हाथ था। वे दोनों उस बूढ़े की ओर बढ़े। बूढ़ा रोने लगा, मुझे ले चलो, अब मुझे और मत तड़पाओ। हाईवे का रहस्य सुलझ गया। अचानक एक तेज रोशनी हुई। अयान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली तो वो बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा था, निर्जीव, लेकिन वो अब बूढ़ा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों की कैद से आजाद हुआ हो। सिक्का अब काला पड़ चुका था और उसमें से धुआं निकल रहा था। अंतिम सत्य। उस रात के बाद NH-48 पर होने वाली सारी अजीब घटनाएं हमेशा के लिए बंद हो गईं। वो सिक्का मिट्टी में बदल गया। राहुल, वो औरत, उसका बच्चा और वो गुनहगार ड्राइवर, सबका हिसाब पूरा हो चुका था। दिल्ली का वो हाईवे आज भी वहीं है। गाड़ियां आज भी दौड़ती हैं, पर अब वहां कोई नहीं रुकता। लोग कहते हैं कि अगर आप अब वहां रात के 2:44 पर रुकते हैं तो आपको डरावनी चीखें नहीं, बल्कि एक लोरी सुनाई देती है, जो धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाती है। अयान अब बूढ़ा हो चला था। उसने वो घर बेच दिया था और दिल्ली के शोर शराबे से दूर रहने लगा था। लेकिन एक रात उसे अपने पुराने घर के नए मालिक का फोन आया। नए मालिक की आवाज में दहशत थी। उसने कहा, अयान जी, हमने घर का रेनोवेशन शुरू किया है और लिविंग रूम की उस दीवार के पीछे से, जहां आपने वो सिक्का फ्रेम किया था, एक पुरानी डायरी मिली है। डायरी का खौफनाक खुलासा। अयान तुरंत वहां पहुंचा। डायरी उसके पिता राहुल की थी। जैसे ही अयान ने पन्ने पलटे, उसका कलेजा मुंह को आ गया। राहुल ने डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, उस औरत ने मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ा। वो सिक्का, वो मंदिर, वो रक्षक बनना सब एक छलावा था। वो रूह आजाद नहीं होना चाहती, वो इंसान बनना चाहती है, और इसके लिए उसे एक ऐसा शरीर चाहिए जो उसके खून के जैसा हो। अयान को याद आया कि उस रात हाईवे पर उस औरत ने उसकी मां की तरह उसे छुआ था। वो ममता नहीं, वो निशान यानी मार्किंग था। 2:44 का असली मतलब। तभी अयान की नजर घड़ी पर पड़ी। रात के 2:44। अचानक घर के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अयान का बच्चा कमरे पर ऊपर था। अयान ऊपर भागा, लेकिन कमरे का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका छोटा बच्चा नींद में चल रहा था और हवा में बातें कर रहा था। उसके हाथ में मिट्टी का एक खिलौना था, बिल्कुल वैसा ही जैसा 1970 के उस हादसे वाले बच्चे का रहा होगा। रूह का नया घर। कमरे के कोने से वही सफेद परछाई उभरी। उसने अयान की तरफ देखा और इस बार उसकी आवाज राहुल की आवाज जैसी थी। सफर कभी खत्म नहीं होता अयान, वो सिर्फ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। अयान को समझ आ गया कि वो साया अब उसके बच्चे के अंदर समा चुका है। वो औरत अब हाईवे पर नहीं भटक रही थी, वो अब अयान के ही घर में एक जीते जागते इंसान के रूप में रह रही थी। कहानी का सार। हाईवे अब शांत है, वहां अब कोई दुर्घटना नहीं होती, लेकिन दिल्ली की गलियों में एक छोटा बच्चा अक्सर रात को 2:44 पर उठकर अपनी खिड़की से हाईवे की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। उसकी आंखें सामान्य बच्चों जैसी नहीं हैं, उनमें वही पुराना गहरा अंधेरा है। सावधान रहें, कभी कभी जिसे हम इंसाफ या शांति समझते हैं, वो रूहों का एक बिछाया हुआ जाल होता है, ताकि वे हमारे संसार में वापस लौट सकें। ये इस डरावनी गाथा का विराम है। अयान समझ चुका था कि उसके पिता राहुल ने जो डायरी में लिखा था वो सच हो रहा था। वो रूह अब समीर के अंदर अपनी जड़ें जमा चुकी थी। लेकिन अयान हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तय किया कि वो इस कहानी को वहीं खत्म करेगा जहां से ये शुरू हुई थी। NH-48 का वो पुराना मोड़। अंतिम यात्रा। अयान समीर को लेकर रात के अंधेरे में उसी हाईवे पर पहुंचा। कोहरा इतना घना था कि कार की हेडलाइट्स भी रास्ता नहीं देख पा रही थी। ठीक 2:44 पर कार का रेडियो अपने आप बज उठा। उसमें से 70s दशक का एक पुराना टूटा हुआ गाना सुनाई देने लगा। अयान ने समीर को कार से बाहर निकाला। समीर की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। उसने एक ऐसी आवाज में बात की जो अयान के पिता राहुल की थी। अयान, तुम इसे रोक नहीं सकते, ये सिलसिला सदियों पुराना है। तभी सड़क के बीचों बीच वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वो समीर की परछाई जैसी लग रही।
समीर को एक दिन एक गुमनाम पार्सल मिला। उसमें एक पुरानी वॉइस रिकॉर्डर मशीन थी। जब उसने प्ले बटन दबाया तो उसमें से अयान की आवाज आई, जो डरी हुई और हाँप रही थी। समीर, अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं उस पार जा चुका हूं, लेकिन मैंने वहां जो देखा वो उस औरत से भी ज्यादा भयानक है। वो औरत कोई रूह नहीं थी, वो एक पहरा यानी गार्डियन थी। हाईवे के नीचे का रहस्य। रिकॉर्डिंग में अयान की आवाज कांपने लगी। उसने बताया कि दिल्ली जयपुर हाईवे का वो हिस्सा एक ऐसी जमीन पर बना है जिसे सदियों पहले श्रापित घोषित किया गया था। वो औरत और उसका बच्चा तो बस उस जगह के कैदी थे। वो औरत लोगों को डराकर वहां से भगाती थी ताकि वे उस असली बुराई के संपर्क में ना आ सकें जो उस जमीन के नीचे सो रही है। जागती हुई बुराई। तभी समीर के कमरे की खिड़की जोर से खुली। बाहर हाईवे जैसा ही घना कोहरा छा गया था। समीर ने रिकॉर्डिंग को आगे सुना। वो पीतल के सिक्के दरअसल उस बुराई को बांधने वाली मोहर थे। समीर, हमने एक एक करके वो मोहरें हटा दी हैं। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है। अचानक समीर के घर के फर्श की टाइलें चटकने लगीं। दरारों में से वही गीली मिट्टी निकलने लगी जिसकी महक उसके खानदान का पीछा 3 पीढ़ियों से कर रही थी। लेकिन इस बार उस मिट्टी से कोई औरत नहीं निकली। आखिरी साया। मिट्टी से एक विशाल बिना चेहरे वाली आकृति उभरी। ये वो प्राचीन साया था जिसे वो औरत सदियों से दबाए बैठी थी। तभी कमरे के कोने में अयान और वो सफेद साड़ी वाली औरत की धुंधली परछाइयां प्रकट हुईं। वे अब दुश्मन नहीं थे। वे एक साथ मिलकर उस प्राचीन साये को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अयान की परछाई ने समीर की तरफ हाथ बढ़ाया और चिल्लाया, भागो समीर, इस हाईवे का अंत अब पूरे शहर तक फैलेगा। द इटर्नल हाईवे। आज दिल्ली के उस हाईवे पर एक नया बोर्ड लगा है, रात 12 बजे के बाद प्रवेश वर्जित। सरकारी तौर पर इसे मरम्मत का काम बताया जाता है, लेकिन वहां ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी जानते हैं कि रात के सन्नाटे में पूरी सड़क पर काली मिट्टी फैल जाती है और वहां से गुजरने वाली हर आवाज शून्य में खो जाती है। समीर आज भी गायब है। कुछ लोग कहते हैं कि वो अब इस रिकॉर्डिंग को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ का मानना है कि वो अब अयान और उस औरत के साथ मिलकर उस बुराई से लड़ रहा है ताकि दिल्ली चैन से सो सके। कहानी का ये हिस्सा अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां मानवीय तर्क खत्म हो जाते हैं। जैसे ही वो बिना चेहरे वाली आकृति समीर की ओर बढ़ी, कमरे की दीवारें पिघलने लगीं और समीर खुद को अचानक उसी सुनसान हाईवे पर खड़ा पाया। घड़ी में वही 2:44 का समय था। कोहरा इतना घना था कि उसे अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अयान की वापसी। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। अयान यानी समीर के पिता का साया उसके सामने खड़ा था। अयान के हाथ में वही पीतल का सिक्का था जो अब जलते हुए अंगारे की तरह चमक रहा था। अयान ने चिल्लाकर कहा, समीर, ये कोई साधारण सिक्का नहीं है, ये इस हाईवे की रूह का दिल है। जब तक ये सुरक्षित है, ये बुराई पूरी दिल्ली को राख नहीं कर पाएगी। तुम्हें इसे वापस उस जगह पहुंचाना होगा जहां से सब शुरू हुआ था। कुएं का आखिरी रहस्य। समीर उस पुराने खंडहर ढाबे की ओर भागा जहां वो प्राचीन कुआं था। वो बिना चेहरे वाली काली आकृति उसके पीछे एक तूफान की तरह बढ़ रही थी। रास्ते में उसे कई रूहें दिखाई दी। वे सब जो पिछले 50 सालों में इस हाईवे पर गायब हुए थे। वे सब मिलकर उस काली आकृति को रोकने की कोशिश कर रहे थे। समीर कुएं के पास पहुंचा। उसने देखा कि कुएं का पानी उबल रहा था और उसमें से लावा जैसी लाल रोशनी निकल रही थी। वो औरत सफेद साड़ी वाली कुएं के मुहाने पर खड़ी थी। उसने समीर को अपनी बाहें फैलाकर इशारा किया, कूद जाओ। समीर के पास कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वो काली आकृति उसे छूने वाली थी, समीर उस जलते हुए सिक्के को लेकर कुएं के अंदर कूद पड़ा। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी दिल्ली की धरती कांप उठी। एक नीली रोशनी आसमान की ओर गई और पल भर में सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह, एक नया सवेरा। सूरज की पहली किरण के साथ हाईवे बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। न कोई कोहरा था, न कोई काली मिट्टी। समीर कुएं के बाहर बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि कुआं पूरी तरह से पत्थरों से भर चुका था, जैसे उसे किसी ने हमेशा के लिए सील कर दिया हो। समीर की हथेली पर एक छोटा सा निशान था, एक चमकता हुआ पीतल का घेरा। वो अब इस हाईवे का नया रक्षक था। आज की दास्तान। अब वो हाईवे डरावना नहीं रहा। लोग वहां बिना डरे सफर करते हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर आज भी एक किस्सा सुनाते हैं। वे कहते हैं कि कभी कभी मुश्किल घड़ी में एक जवान लड़का सड़क किनारे खड़ा मिलता है,
जो आपकी गाड़ी को सही रास्ता दिखाता है और गायब हो जाता है। दिल्ली के इस हाईवे की वो खौफनाक दास्तान अब एक सुरक्षा की कथा में बदल गई है। और वो औरत, कहते हैं कि वो अब अपने बच्चे के साथ उस कुएं की गहराई में चैन से सो रही है, क्योंकि उसका कर्ज उतर चुका है। समीर ने कुएं के पास से उठकर अपने घर जाने की कोशिश की। उसने एक ट्रक को हाथ दिया, वो रुका, लेकिन जैसे ही समीर ने ट्रक ड्राइवर से बात करने की कोशिश की, ड्राइवर की चीख निकल गई। उसने चिल्लाकर क्लच दबाया और गाड़ी भगा ली। समीर को समझ नहीं आया। उसने सड़क किनारे एक पानी के गड्ढे में अपना चेहरा देखा। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे और उसका शरीर धुंध जैसा पारदर्शी हो गया था। रक्षक का अकेलापन। वो समझ गया, कुएं की उस आग में कूदने के बाद उसने अपनी इंसानियत खो दी थी। वो अब उस प्राचीन बुराई को दबाए रखने वाली जिंदा मोहर बन चुका था। वो न तो मर सकता था, न ही किसी से बात कर सकता था। सालों बीत गए, दिल्ली बदल गई, हाईवे और चौड़े हो गए, गाड़ियां आधुनिक हो गईं। समीर वहीं रहा। वो अब उस सफेद साड़ी वाली औरत की जगह ले चुका था। लेकिन वो डराता नहीं था, वो बचाता था। एक पहचाना चेहरा। एक रात कोहरे के बीच एक पुरानी कार खराब हो गई। उसमें से एक छोटा बच्चा और उसकी मां बाहर निकले। तभी झाड़ियों से कुछ खूंखार जानवर, या शायद वही काली आकृति के अवशेष, उनकी ओर बढ़ने लगे। समीर साए की तरह उनके सामने खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और एक तेज रोशनी पैदा की। जानवर भाग गए। वो औरत डर के मारे कांप रही थी। लेकिन तभी समीर ने अपनी आवाज को हवा की सरसराहट में बदला और फुसफुसाया, डरो मत, मैं यहीं हूं। उस औरत ने चौंक कर अंधेरे में देखा। उसे समीर का धुंधला चेहरा दिखा। उसने मुस्कुराकर अपनी जेब से एक पुराना घिसा हुआ पीतल का सिक्का निकाला और सड़क पर रख दिया, एक भेंट की तरह। कहानी का चक्र, यानी द साइकिल। हाईवे की ये दास्तान अब एक नया मोड़ ले चुकी है। अब वहां कोई हॉरर नहीं, बल्कि एक मिस्ट्री है। लोग कहते हैं कि दिल्ली जयपुर हाईवे दुनिया का सबसे सुरक्षित रास्ता है, क्योंकि वहां अदृश्य मुसाफिर पहरा देते हैं। समीर आज भी वहीं है। वो इंतजार कर रहा है उस दिन का जब कोई और इस जिम्मेदारी को उठाने आएगा, ताकि वो भी अपने पिता अयान और उस औरत की तरह अनंतहीन शांति पा सके। लेकिन तब तक हाईवे जाग रहा है। उपसंहार। ये दिल्ली हाईवे की पूरी गाथा का अंतिम अध्याय था। 13 भागों की ये कहानी अब यहां पूर्णतः संपन्न होती है। समीर को हाईवे का पहरा देते हुए अब सदियों बीतती महसूस हो रही थीं। वो देख रहा था कि कैसे दिल्ली बदल रही है, कैसे ऊंची इमारतें आसमान छू रही हैं, लेकिन वो मोड़ आज भी वैसा ही था, शांत और रहस्यमयी। एक रात जब कोहरा इतना घना था कि आवाजें भी जम रही थीं, समीर ने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक काली कार आकर रुकी। ये कार वैसी ही थी जैसी उसके पिता अयान की थी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक युवक बाहर निकला। वो चेहरा जो जाना पहचाना था। उस युवक का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा समीर का 25 वर्ष की उम्र में था। समीर चौंक गया। क्या ये उसका कोई वंशज था, या समय ने खुद को दोहराया था? वो सीधा उस बंद कुएं की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक डिजिटल डिवाइस थी और वो कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उसने कुएं पर हाथ रखा और फुसफुसाया, दादाजी ने कहा था कि आप यहीं मिलेंगे। समीर उसके सामने प्रकट हुआ। युवक डरा नहीं, बल्कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं कबीर हूं, अयान का परपोता। हमारे परिवार की हर पीढ़ी को एक सपना आता है, एक जलते हुए सिक्के का और एक बंद कुएं का। मैं आज आपको आजाद करने आया हूं। कबीर ने अपने बैग से एक प्राचीन ग्रंथ निकाला, जो राहुल की उस पुरानी डायरी का हिस्सा था जिसे कभी ढूंढा नहीं जा सका था। उसमें लिखा था कि इस पहरे को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, स्वेच्छा से उत्तराधिकार। आखिरी विदाई। समीर ने कबीर की आंखों में देखा। वो समझ गया कि ये युवक अपनी मर्जी से ये जिम्मेदारी लेने आया है। लेकिन समीर ने सिर हिलाया। वो नहीं चाहता था कि उसके परिवार का कोई और सदस्य इस अंधेरे का हिस्सा बने। समीर ने अपनी सारी ऊर्जा बटोरी और उस पीतल के सिक्के को, जो उसकी रूह का हिस्सा बन चुका था, कबीर के हाथ से छीनकर हवा में विलीन कर दिया। उसने कबीर को धक्का देकर हाईवे की सीमा से बाहर कर दिया और खुद उस कुएं के अंदर समा गया। अंतिम विस्फोट, द फाइनल साइलेंस। कुएं से एक सफेद रोशनी का स्तंभ निकला जो बादलों को चीरता हुआ निकल गया। वो प्राचीन बुराई, वो औरत का साया, अयान की यादें और समीर का वजूद, सब कुछ उस रोशनी में जलकर राख हो गया। हाईवे का वो मोड़ अब सिर्फ एक साधारण सड़क रह गया। आज की सुबह, अगले दिन दिल्ली के समाचार पत्रों में खबर थी कि NH-48 पर दशकों पुराना वो ढाबा और कुआं रातों रात जमीन में धंस गए हैं।
विशेषज्ञों ने इसे मिट्टी का कटाव कहा, लेकिन कबीर जानता था कि उसके पूर्वज अब आज़ाद हो चुके हैं। अब उस हाईवे पर रात 2:44 पर कुछ नहीं होता। न कोई औरत दिखती है, न कोई लोरी सुनाई देती है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो कभी कभी हवा में एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है, एक ऐसे परिवार की जो आखिरकार एक साथ है। कबीर जब अपने घर पहुंचा तो उसने महसूस किया कि वो अकेला नहीं आया है। उसके कपड़ों से वही गीली मिट्टी की महक आ रही थी। उसने शीशे में देखा तो उसे अपना चेहरा तो दिखाई दिया, लेकिन उसकी आंखों के पीछे कुछ और भी था, एक परछाई जो हिल रही थी। हाईवे की नई चाल। अचानक दिल्ली के न्यूज़ चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ आने लगी। NH-48 पर वो मोड़ जहां से साया गायब हुआ था, वहां अब गाड़ियां गायब नहीं हो रही थीं, बल्कि लोग अपनी गाड़ियों के अंदर ही पत्थर के बुत बने पाए जा रहे थे। बिना किसी चोट के, बिना किसी एक्सीडेंट के ड्राइवर अपनी सीट पर